तो मैं 4:30 पे इंट्रोडक्शन स्टार्ट करूँ। नमस्कार। राजस्थान फोरम की थिएटर कैनवास सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। जितने लोग जुड़ चुके हैं उन सबका बहुत स्वागत, और जो आगे जुड़ेंगे या आगे इस वीडियो को देखेंगे उन सभी का भी बहुत स्वागत। आज की संध्या इस सीरीज में, जिसके प्रायोजक हैं श्री सीमेंट और A1 टीवी, उस सीरीज में हम आपके सामने रिहर्स रीडिंग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये रिहर्स रीडिंग है एक नाटक की, जो नाटक रूपांतरित किया गया है कहानी से। कहानी के लेखक हैं मुशर्रफ आलम जौकी, जो दिल्ली में दूरदर्शन पे कार्यरत हैं, और इस कहानी का जो रूपांतरण है वो मेरे सर श्री दौलत वैद जी ने किया है। रूपांतरण के बाद इस नाटक को कई बार खेला जा चुका है और इस नाटक की कई शोज पूरे इंडिया में हो चुके हैं। आज इसी नाटक का रिहर्स रीडिंग हम आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। इस नाटक में कई सारे कैरेक्टर्स हैं। मैं आपका इन किरदारों से परिचय करा देता हूं, जिससे आपको रीडिंग सुनने में आसानी होगी। निपुण माथुर सूत्रधार और राठौड़ के कैरेक्टर में, राहुल गर्ग सूत्रधार और राठौड़ के कैरेक्टर में, नवीन सूत्रधार और राठौड़ के कैरेक्टर में। ये तीनों सूत्रधार भी पढ़ेंगे और राठौड़ के डायलॉग्स भी पढ़ेंगे। मैं अभिषेक मुद्गल बाबूजी के डायलॉग्स पढ़ूंगा। नदीम सैफी हिदायतुल्लाह के डायलॉग पढ़ेंगे। विवेक राठौड़ मौलवी सुभान के डायलॉग पढ़ेंगे। सुनैना बड़ाया शाइस्ता के डायलॉग्स पढ़ेंगी। गरिमा सिंह राजावत अम्मीजान के, और समर्थ बंसल फरहान के। चलिए शुरू करते हैं। बेहद नफरत के दिनों में भगवान को हाजिर नाजिर मानकर जो कुछ भी यहाँ बयान किया जा रहा है उसका एक एक शब्द सत्य पर आधारित है। संभव है पहली बार में आप विश्वास ना करें। यह भी संभव है कि सब कुछ आपको अति नाटकीय लगे और आप सोचें कि ये कहानी तो बहुत फिल्मी है, परंतु विश्वास करें, इस कहानी में झूठ केवल इतना है जितनी चांद में बुढ़िया। यदि आप 9/11 और 26/11 जैसी घटनाओं पर विश्वास कर सकते हैं तो इन घटनाओं पर भी विश्वास कर लीजिए। कोई दुख इतना शदीद नहीं हो सकता जितना इस समय मैं अनुभव कर रहा हूं। आंखों के आगे धुंध की एक चादर गहरी होती जा रही है, और कानों में अजीब सी छनछनाहट के बीच अस्पष्ट संवादों की आवाजें और आहटें जमा हो रही हैं। जैसा कि भयानक सर्दी के तापमान में अक्सर होता है, आपके कान सुन्न से हो जाते हैं और चेहरे पर केवल बर्फ की गीली ठंडी चादर रह जाती है, जो आपके मस्तिष्क और सारे शरीर को सुला देती है। इस कपकपा देने वाली सर्दी में नफरत भरे उन संवादों को सुन रहा हूं जो मृत्यु और सुनामी से ज्यादा बेरहम है मेरे लिए। जहां तेजी से फैलती जंगल की आग की तरह केवल वो शोर शेष रह गए हैं, जहां तेज तेज ड्रम बजने की कबायली आवाजों के बीच दुर्गंध फैल रही है, सुअर का मांस भुनने की दुर्गंध और सभ्यता से परे मनुष्यों के हुड़दंग। बचपन के किसी क्षण एक ऐसी ही ज्वाला को बाबूजी की आंखों में पड़ने का साहस किया था मैंने। युद्ध कभी खत्म नहीं होते, जारी रहते हैं। बस ये हमारी भूल होती है जो हम ये समझते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक युद्ध से निकलकर हम दूसरे बड़े और भयानक युद्ध की तरफ बढ़ते हैं। चीन से युद्ध समाप्त हुआ क्या? अरे 62 को बीते तो जमाना गुजर गया, लेकिन क्या चीन से हमारी नफरत मिटी? ये नफरत ही युद्ध है। थोड़ी देर के लिए युद्ध पे विराम या सीज फायर लग जाता है, किंतु युद्ध ना होने और ना दिखने पर भी जारी रहता है। पाकिस्तान से युद्ध खत्म हुआ क्या? वो जख्म यहां मौजूद है, यहां। अरे युद्ध तो 65 या 71 में ही खत्म हो गए, लेकिन हुए। दरअसल बात यह है कि युद्ध एक बार आरंभ हो जाए तो फिर वो समाप्त नहीं होता, वो यहीं कहीं रह जाता है, हमारे आसपास, हमारे गंध देते कपड़ों में, पूरी देह में। बचपन से रटाए गए शब्द
व्यस्त होते ही नफरत के शोर और कोलाहल में बदल जाते हैं। ईरान, अफगान, चेचनिया, फिलिस्तीन से इराक और अफगानिस्तान तक की कहानियों में आम चेहरे वाला मुसलमान भी ओसामा बिन लादेन ही नजर आता है। हाँ, ये बात और है कि घर से बाहर निकलते ही मासूम से चेहरे वाले मुसलमान दोस्तों में ये नफरत के रंग एकदम से छिप जाते हैं। लेकिन कब तक? फिर कोई सांप्रदायिक दंगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का आतंकवाद और पाकिस्तान की आतंक फैक्ट्री, जहां मुसाद से तालिबान और लश्कर तैयबा तक अपने खूनी बयानों और अफसानों में आम मुसलमानों से दूरी बनाए रखने की हिदायत दी जाती है। आज बेहद सादगी के साथ मुझे यह तस्लीम करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं कि मैं भी ऐसा ही सोचता था, और इसीलिए मैं मुसलमानों से कभी भी प्रेम नहीं कर पाया। वो मेरे भीतर नफरत भरे अध्यायों का एक हिस्सा ही रहे, लेकिन शायद तब तक जब तक शाइस्ता नहीं मिली थी, शाइस्ता फहीम खां। पाकिस्तान का दिल्ली कहे जाने वाले लाहौर के मीर कासिम मोहल्ले में रहने वाली, और जैसे मैंने उसे बताया कि ऐसा ही मीर कासिम मोहल्ला मेरी दिल्ली में है, तो उसकी आंखें भी किसी मोहल्ले में उड़ते कबूतरों के बीच दिल्ली 6 फिल्म की नायिका की तरह मसक कली उड़ मटक कली गीत पर मर्दों की तरह ताल ठोक कर थिरकने लगी। ठीक जैसे सोनम कपूर। बाड़े के उस पार भी यही गीत गाया जा रहा था, बस नायिकाएं बदल गई थी। वहां भी कबूतरों के झुंड थे। गली कासिम जान की तरह मीर कासिम मोहल्ले में भी तंग गलियां थी, आदमियों के शोरगुल से भरा बाजार था, और शायद सब कुछ वही था जो हम दिल्ली या दिल्ली 6 की गलियों में ढूंढ सकते थे। शाइस्ता से मिलने से पहले तक पाकिस्तान केवल एक देश था मेरे लिए, एक दुश्मन देश, जहां हमारे मुल्क को तबाह करने के लिए आतंकी अफीदाइन तैयार किए जाते हैं और फिर आतंकी कार्यवाहियों के लिए इन्हें हमारे देश में उतार दिया जाता है। कश्मीर से मालेगांव और दिल्ली से राजस्थान तक एक खूनी अक्षम इबारत लिखने के लिए। और शायद ऐसी ही एक इबारत प्रेम के अंधविश्वास की होती है, जहां दिमाग नहीं दिल की सल्तनत चलती है। हम आमतौर पर एक दूसरे के बारे में केवल उतना ही जानते हैं जितना मीडिया, पत्र पत्रिकाएं, राजनीति और प्रचार प्रसार की सीमाएं हमें बताती हैं। मगर ग्लोबल गांव को जोड़ने वाली अत्याधुनिक शैली में चैटिंग करते हुए हम देश विदेश के कितने ही लोगों को करीब से जान पाते हैं। इसीलिए इस बेहद अंधेरे समय में नेट का साथ मुझे गनीमत लगता था, और अपने बहुत से दूसरे दोस्तों की तरह मेरे भीतर भी पाकिस्तानी लड़कियों का सानिध्य प्राप्त करने की लालसा जाहिर हो चुकी थी। लेकिन वो क्या बात करेगी, वो भी किसी भारतीय से, किसी हिंदू लड़के से। एक बाबरी के नाम पे जहां हजारों मंदिर ध्वस्त कर दिए जाते हैं, फिर इस्लामी गणतंत्र की व्यवस्था में पर्दे और बंदिशों की असंख्य कहानियां हम आए दिन किसी ना किसी बहाने सुनते रहते हो। उस दिन नेट रोशन था। पाकिस्तान पर क्लिक करते ही बहुत सारे नामों में से एक नाम शाइस्ता भी था। मैंने उस नाम पर क्लिक किया। मैसेज बॉक्स में लिखा M28 इंडिया। आर यू देयर? नॉट इंटरेस्टेड। बट व्हाई? क्योंकि मैं इंडियन हूं। हाँ। इंडियन होना कोई जुर्म है? हाँ। क्यों जुर्म है? क्योंकि तुम लोग गंदे हो। हम गंदे हैं या तुम लोग? तुम लोग हमारे बारे में अफवाहें फैलाते हो, इल्जाम लगाते हो। हम इल्जाम नहीं लगाते, ये तुम हो जो हमेशा हमसे केवल जंग की ख्वाहिश रखते हो। तुम्हारा नाम? राजेंद्र राठौड़। हिंदू हो? मैंने तो नहीं पूछा कि तुम मुसलमान हो। सॉरी। सॉरी की जरूरत नहीं, लेकिन क्या हिंदू होना बुरी बात है? नहीं। तुम मुसलमान इसलिए हो ना कि मुसलमान घर में पैदा हुए। हाँ, जैसे तुम हिंदू इसलिए हो कि हिंदू घर में पैदा हुए। तुम पाकिस्तान में जन्मी, इसलिए नफरत के इस माहौल में यहाँ के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद। तुम हिंदुस्तान में दुश्मनी की सौगात लेकर आओ तो हम टैंक का रुख तुम्हारी तरफ मोड़ देंगे। इतनी नफरत क्यों है? नहीं जानती। क्या ये सब सियासत है? सिर्फ इतना कह देना काफी है? शायद नहीं, क्योंकि हम इस सियासत के शिकार निवाले हैं जिन्हें निगलते हुए सियासतदान हमारे बारे में नहीं सोचते। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? शाइस्ता फहीम खां। शाइस्ता, इसका मतलब क्या होता है? पोलाइट, हम्बल, जिसके वजूद में एक सलीका। लेकिन तुम ऐसी बिल्कुल नहीं दिखती। शट अप। You shut up. Behave yourself. अरे आप है मुझे मार। What do you mean? Simple. You don't want to chat? Then go. No, no. I want. Actually, बहुत दिनों से किसी हिंदू से बात करना चाह रही थी। मुझे हिंदू अच्छे लगते हैं। क्यों? Don't know exactly, but मैं कुछ जानना चाहती हूँ। Sure. पूछो। तो तुम लोग इतने गंदे क्यों रहते हो? बस जरा से पानी से नहा लिया और वो बारीक सा धागा। जनेऊ? हाँ वही, बांध लिया। धागा बांधने से कहीं आदमी पाक हो जाता है? मैंने अपने सवालों को रोक लिया था। मैं अचानक चौंक गया था। मैं भी पूछ सकता था कि अच्छा, जनेऊ बांधकर हम पाक नहीं हो सकते, लेकिन तुम लोग
जो जुम्मे के जुम्मे नहाते हो और नमाज से पहले चुल्लू भर पानी से। मुसलमानों को गंदा और मलेच्छ कही जाने वाली कितनी ही घटनाएं घूम गई। मतलब हमारे बारे में भी वहां ऐसी ही एक राय है कि हम गंदे हैं। भाई वहां भी एक मीर कासिम जान गली है। सोनम की तरह एक अप्सरा सरहद पार भी है। जो कुछ इधर है वही कुछ उधर है। शांति से अशांति और इच्छाओं से राजनीति तक। उस दिन पहली ही मुलाकात में हम बेहद अच्छे दोस्त बन गए। दोस्ती के लिए सरहदें, जात, मजहब ये सारी चीजें बेमानी हो जाती हैं। उस दिन शाइस्ता फहीम खान देर तक हिंदुस्तान, ताजमहल, कुतुब मीनार और अजमेर के बारे में पूछती रही। उसके भीतर अजीब अजीब सवालों की एक लंबी कतार थी। क्या राम जी सचमुच सीता जी से बहुत प्यार करते थे? लक्ष्मण ने कहा क्या है ये सूंड वाले भगवान क्यों है? क्या हनुमान जी सचमुच आदमियों की तरह बोलते थे? ये मंदिर में घंटियां क्यों बजती है? शंख क्या है? पूजा से पहले शंख क्यों बजाए जाते हैं? पूजा, शंख, मंदिर की घंटियां, भगवान, रामायण और महाभारत से निकली कहानियां, दूसरी ओर अजमेर की दरगाह, मुंबई के हाजी अली और दिल्ली के कुतुब साहब से लेकर हजरत निजामुद्दीन। नेट की रोशन दुनिया में न युद्ध के बिगुल थे, न राजनीतिक असहमतियां, ना टैंक, बारूद और तोपों के शोर, ना आरडीएक्स और AK-47 का जिक्र। धर्म गुम था। शंख, मंदिर की घंटियां और मस्जिद से आती अजान की आवाज सब एक दूसरे में घुल मिल गए थे। सरहदें टूट गई थी। युद्ध की तमाम संभावनाओं के बावजूद मोहब्बत और सिर्फ मोहब्बत जख्मी दिलों पर मरहम लगाना जानती है। शाइस्ता से संवाद के दरवाजे खुल गए थे। जो भी पूछूं सच सच बताना। बताओगे ना? हाँ हाँ, पहले पूछो तो। देखो झूठ बिल्कुल नहीं। हाँ बोलो भी। अच्छा सोचने दो। हाँ सोच लिया। सच सच बताना, कहीं तुम भी हमसे नफरत तो नहीं करते? हाँ, पहले मैं नफरत करता मुझसे या मेरे मुल्क से? सबसे। और अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो? तुम्हारे यहाँ एक चूहा भी मरता है तो उसका इल्जाम मेरे मुल्क या मेरे लोगों पर आता है, लेकिन मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकती। क्यों? तारीख की किताबों में तुम्हारे मुल्क के खिलाफ इतनी नफरतें लिखी है कि ये नफरत धीरे धीरे प्यार में बदल गई और फिर तुम मिल गए। सेम हियर शाइस्ता। बिल्कुल नया एहसास हो तुम राठौर। हालांकि इतिहास में हम केवल दो नफरत करने वाले देश हैं जिनके बीच कभी कोई शांति प्रक्रिया संभव नहीं। लेकिन कितना अजीब इत्तेफाक है, मेरा एक भाई आर्मी में है, जानते हो वो हम पर अपना गुस्सा कैसे निकालता है? एक हम हैं जो लड़ रहे हैं, हमले के मंसूबे बनाते हैं, और तुम लोग जब देखो उनके टीवी सीरियल से चिपके रहते हो। हमारे सीरियल? हाँ हाँ, तुम्हारे सास बहू के नाटक। हमारे यहाँ सड़कें सुनसान हो जाती है, टीवी घेर कर पूरा खानदान बैठ जाता है। मुझे तो तुम्हारे यहाँ की फिल्में बहुत पसंद है, और खान ब्रिगेड से ज्यादा अच्छा लगता है तुम्हारा अक्षय कुमार। मुझे साड़ियाँ और बिंदी बहुत पसंद है। एक बात बताओ, मुझे पायल और सिंदूर भी बेहद पसंद है, लेकिन मेरे मजहब में मना है। ये मजहब बने ही क्यों है? अगर मजहब नहीं होते तो तकसीम नहीं होती ना, और तकसीम नहीं होती तो नफरत नहीं होती, सिर्फ मोहब्बत। आमीन। राठौर, यहाँ के माशरे में नौजवान लड़के अब दाढ़ियां बढ़ा रहे हैं। नफरत अब चेहरे की घनी होती दाढ़ियों से भी झांक रही है। मामला सिर्फ मजहब का नहीं है, अब बार मीडिया और राजनीति ने जो जहर भरा है। पहले मेरे लिए आम बात थी, लेकिन अब तुम भी रहते हो वहां। और अगर मैं नहीं रहता तो? नहीं जानती। जब तक तुम नहीं मिली थी शाइस्ता, मेरे मन में भी नफरत का बसेरा था पूरे मुल्क के लिए। क्या ये अजीब नहीं लगता? इस ग्लोबल विलेज में जहाँ सब एक छोटे से आशियाने में सिमट आए हैं, ये कैसी खुशी है कि हमारी हिफाजत के लिए मुल्क को परमाणु बम और मिसाइलों पर भरोसा करना पड़ता है। सब कुछ एक छलावा है शाइस्ता। राठौर, तुम्हारी सोहबत से मुझ में खुद को जाहिर करने की आजादी सिमट आई है। हम भी उड़ना चाहते हैं राठौर, तुम्हारे मुल्क की लड़कियों की तरह, हवाओं में आजादी के खूबसूरत डैनों के साथ। लेकिन यहाँ के माशरे में पैदा होते ही हमारे डैने काट दिए जाते हैं। हमें पढ़ाया इसलिए जाता है कि पढ़ाई भी एक स्टेटस सिंबल है बस। जानते हो, वहां से बाहर निकलने और पढ़ने के खिलाफ कभी भी हमारे खिलाफ एक फतवा आ सकता है। ये भी कोई जिंदगी है राठौर? इस जिंदगी से तो मर जाना ही। शाइस्ता साइन आउट कर गई थी। कैंप पर अंधेरा था, लेकिन अंधेरे में भी उसके लफ्ज चीख रहे थे। ये भी कोई जिंदगी है राठौर, इस जिंदगी से मर जाना। उस दिन इस कैफियत में देर तक सो नहीं पाया। मजहब, मुल्क, सियासत, लश्कर, संघ, दल, संगठन, दीवारें, बाड़े, कटीली तारों की कतार, और इन तारों के आर पार सिर्फ बिजली के झटके और नफरत के सैलाब। अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा
कि यह कहानी बेहद नफरत के दिनों में शुरू हुई थी, जब आतंकवाद की बिसात पर कट्टर भगवा संगठनों ने भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ लिया था। साध्वी प्रज्ञा और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की गिरफ्तारी से मालेगांव से लेकर मुंबई तक के बम धमाकों के नए तार जुड़ने लगे थे। लेकिन इस बार इस्लामी जिहाद और आतंकवाद की जगह हिंदू कट्टरवादी संगठनों ने ली थी। यहाँ यह संकेत साफ था कि उग्र हिंदुत्व को अपनाए बगैर चारा नहीं, और यह भी कि इस्लामी आतंकवाद से निपटने के लिए हिंदूवादी आतंकवाद की ज्वाला भड़काना ही संघ का एकमात्र विकल्प है। मीडिया के खुलासे ने आतंकवाद का एक नया चेहरा दिखाया था। उन्हीं दिनों शाइस्ता के जीवन में प्रवेश करने के बाद मेरे विचारों और कट्टरपन में थोड़ी सी कमी आई थी, लेकिन बाबूजी का लहजा वैसा ही तीखा और आक्रामक था। सब बकवास। हिंदुओं को बदनाम करने के तरीके, हमारे साधु संतों पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। दरअसल सरकार अल्पसंख्यकों के हाथों पूरी तरह बिक गई है। और उधर शाइस्ता पूछ रही थी, तुम्हारा मीडिया हमसे इतनी नफरत क्यों करता है? एक ही मुल्क के थे हम। ये बातें अब गुजरी तारीख का हिस्सा लगती हैं। अब ये दो नफरत करने वाली आंखें हैं। तुम्हारा मुल्क का मीडिया जो कहता है? हमारा मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं जितना कि तुम्हारा है। तुम्हारे यहाँ से तो बस जहरीली गैस की बारिश होती है। हम तो सिर्फ बारिश करते हैं, लेकिन तुम अपने आतंकी भेजते हो हिंदुस्तान को खत्म करने के लिए, कश्मीर से मुंबई तक। कश्मीर का नाम मत लो, वो हमारा है। दोबारा ये बोलना भी मत। हम जानते हैं कि तुम्हारा मुल्क ये सब कश्मीर के नाम पर कर रहा है, क्योंकि तुम कश्मीर को हमारे मुल्क का हिस्सा मानने को तैयार ही नहीं। तुम एक सड़ी गली अतीत की संस्कृति में सांसें लेते हो, और तुम्हारा लश्कर कश्मीर हथियाने के लिए हिंदुस्तान की बर्बादी के मोहरे बैठाता है। तुम्हारे मदरसे आतंक की फैक्ट्री बन जाते हैं, और तुम्हारा मजहब बस काफिरों को मार दो और इस्लामी हुकूमत कायम करो जैसे बेहुदा और असंभव अभियानों में जुट जाता है। बकुमत, तुम लोग वहाँ मुसलमानों को मारते हो, जिंदा जलाते हो, दंगे करते हो, दोयम दर्जे का शहरी समझते हो। वो गोधरा में तुम मासूम मुसलमानों को भून देते हो और बाबरी मस्जिद तोड़ देते हो। डोंट यू नो, एक बाबरी मस्जिद का जवाब हजारों मंदिर तोड़ के दे चुके हो तुम लोग। और हाँ, जिन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ी उनके खिलाफ मुकदमा अभी भी न्यायालय में है। देश के किसी भी हिंदू ने इसे स्वीकार नहीं किया। राठौर, हम सियासत लेकर क्यों बैठ गए? आग की लपटें दोनों मुल्कों को निगल रही है। एक नफरत यहां बोई जा रही है, एक नफरत वहां भी। आतंक के सौदागर केवल खौफ और दहशत की जबानें ही जानते हैं। मैं सियासत भूलना चाहती हूँ राठौर। जानते हो इस वक्त मैं कितने नादिर और खूबसूरत ख्याल में हूं। कभी हम एक थे, एक मुल्क, एक जिस्म, एक रूप। सारे फासले ही मिट जाए। एक होने का तस्वीर भी कितना अजीब है ना? सच। फिर मुझे बुला लो ना, शादी कर लो मुझसे। कैंप पर अंधेरा। माइक ऑफ था। शाइस्ता ने धीरे से टाइप किया, टीसी एंड बाय। मतलब टेक केयर एंड बाय। लेकिन उसके बोले गए शब्द मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर, AK-47 और RDX जैसे घिनौने हथियारों से अलग मेरे पूरे वजूद में एक ऐसी कविता लिख गए थे जिसे सुनने के लिए मैं कब से बेकरार था। सब कुछ एक यूटोपिया जैसा। सरहद की दीवार से भी बड़ी एक धर्म की दीवार। नफरत, खौफ और आतंक के बीच उसने चुपके से प्यार का एक पौधा लगाया था। लेकिन मैं जानता था कि इस दीवार के एक ओर संघ है तो दूसरी ओर तालिबान। लेकिन शाइस्ता के अंतिम शब्द इस बार मुझे हैरान कर गए थे। 2 दिन तक वो गायब रही, न फोन आया न नेट पर कोई बात हुई। ये मेरे लिए बेहद हैरान करने वाले दिन थे, जहां एक अनजानी सी कसक और चुभन मुझमें जाग चुकी थी। ये सब कुछ उन्हीं दिनों घटित हुआ था जब सन 2008 में बेहद रहस्यमय या बदतरीन घटनाओं का एक चक्र चला था। लोकसभा में खुलते बैंक, सांसदों की खरीद फरोख्त, कानपुर, जयपुर, बेंगलोर, अहमदाबाद और दिल्ली के बम धमाके, कश्मीर का अमरनाथ विवाद। इनसे बाहर निकले तो बुश्की और जूता उछालकर रातों रात नायक बन जाने वाला पत्रकार, राष्ट्रवाद और सांप्रदायिकता का नंगा खेल, अलग अलग मास्टरमाइंडों की तलाश, शेयर बाजार के लुढ़कने गिरने का अंतहीन सिलसिला, रोजगार छीनने वाली उदारीकरण की नीतियां और 26/11 का वो नंगा नाच जिससे समूचा देश अचानक सिर उठा था। लगा पाकिस्तान ने एक बार फिर नफरत और युद्ध के बिगुल बजा दिए थे। 4 दिन तक चले भयानक आतंकी हमले में जैसे सारे देश की नींद उड़ा दी थी। इन सबसे महत्वपूर्ण था, यदि सरहद पार फिदाइलों की इस पूरे मामले में यदि कोई भूमिका है तो देश के प्रत्येक नागरिक का यह फर्ज है कि न केवल उस पर अपनी नाराजगी जताए बल्कि पाकिस्तानी होने के एहसास को भी नफरत से देखे। मुझे लगा कहानी यहीं खत्म हो गई। ऐसी कहानियां इसी तरह सुनामी की शिद्दत के साथ शुरू होती हैं और बिखर जाती हैं। नफरत के इस माहौल में उस देश के किसी भी व्यक्ति से प्रेम का कोई संबंध रखा ही नहीं जा सकता।
प्रेम हार गया था, आतंक जीत गया था। शाइस्ता की आवाज भी इन्हीं धमाकों में ही कहीं खो गई थी। जब मेरी खैरियत के लिए इस घटना के 7वें दिन उसने फोन किया तो सारी नफरत मेरे होठों पर आ गई। हेलो राठौर। मर गया राठौर, फील्ड ऑफिसर राजेंद्र राठौर, सीसीएल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली। प्लीज राठौर। इस ऑफिसर के पास अपने बाबूजी को दिए जाने वाले सारे शब्द छोटे पड़ गए। तुम जानती हो ना उनका संबंध संघ से है। गुस्से में हो? हाँ, बेहद गुस्से में। क्या समझते हो तुम लोग? 2 बार की जंगें काफी नहीं थी जो तीसरी बार में भाई शांति भंग करने चले आए? लेकिन राठौर, ये मैं तो नहीं थी। ये तुम ही थी। तुम सब एक हो पाकिस्तानी, जो इस वक्त हमारे लिए कैंसर के घाव से ज्यादा बदतर एक ऐसा वायरस है जो हमसे हमारा सब कुछ छीन लेना चाहता है। सियासत की सजा हमें क्यों दे रहे हो? सियासत? ये सब सियासत हो गई? यानी मेरा मुल्क अगर इस युद्ध को टालते हुए तुम्हें सबूत दे रहा है और तुम्हारे उन आतंकवादियों को मार बैठता है तो सियासत हो गई। मैं गुस्से में उबल रहा था। वो तमाम आंकड़े मेरे सामने थे जो मैं उसे बताना चाहता था। 1998 से लेकर अब तक पाकिस्तान द्वारा मारे गए मासूम लोगों की तादाद इतनी बढ़ चुकी है कि हम गृह युद्ध लड़ रहे इराक से बस थोड़ा सा पीछे हैं। केवल 7 वर्षों में अहमदाबाद, जयपुर, हैदराबाद, गुवाहाटी, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, गांधीनगर, मालेगांव, ये सब एक ऐसे देश में जहां आजादी के 62 वर्ष बाद भी 77% लोग आज भी 10 रुपए रोजाना पर अपना जीवन गुजार रहे हैं। हमारी विनम्रता हमारी कमजोरी नहीं है। अब हमने भी आतंक के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। गुस्से में तुम्हारा चेहरा पहली बार देख रही हूँ राठौर। मेरे मुल्क से नफरत करो, लेकिन मुझसे, मुल्क में रहने वाली आवाम से नफरत जायज है? देखो, नफरत का हल नफरत नहीं है, इसीलिए मुझे बुला लो ना। देखो, कम से कम मुझसे नफरत मत करो। मैं तुम्हारी नफरत को कबूल नहीं कर सकती। राठौर, मुझे बुला लो राठौर। फोन कट गया था। वो रो रही थी। मेरे भीतर के धमाके रुक गए थे और अब एक दूसरा धमाका शुरू हो चुका था, लेकिन यह धमाका पहले वाले धमाकों से ज्यादा ताकतवर था। क्या ऐसा संभव है? शाइस्ता को बुलाया जा सकता है इस दहशत भरे माहौल में? नफरत की फिजा में, जब यहाँ का सारा माहौल ही पाकिस्तान के विरुद्ध है, जब टीवी चैनल्स और बॉलीवुड की फिल्मों में काम करने वाले कलाकार बैरन पाकिस्तान को वापस किए जा रहे हों, जब पाकिस्तानी गीतकारों के गाने फिल्मों से निकाले जा रहे हों, मौजूदा दहशत की ऐसी फिजा में क्या यह संभव है? 2 दिन के बाद जब शाइस्ता दोबारा नेट पर आई तो जैसे उसके हौसलों को पर लग चुके थे। मेरी सारी उलझनों पर उसका सीधा सा जवाब था। सब मुमकिन है। लेकिन कैसे? 9/11 वर्ल्ड ट्रेड टावर में जो कुछ हुआ, क्या संभव था? तुम्हारे मुल्क में समुद्र के रास्ते फिदायीन आए और जान की बाजी लगाकर अपने नापाक इरादों का खेल खेलते रहे। उनकी दहशत अगर मुमकिन है तो हम एक प्यार के लिए इतना क्यों सोचते हैं? वो सही थी, मैं हार गया था। आतंकी अपनी जान पर खेलकर, मानव बम बनकर चुटकियों में दहशत भरी कार्यवाही को अंजाम दे रहे हैं। तो हम प्यार की एक छोटी सी नदी को पार नहीं कर सकते? राठौर, क्या तुम भी मुझे उसी शिद्दत से प्यार करते हो जैसे? उससे कहीं ज्यादा शिद्दत के साथ शाइस्ता। नफरत के इन शदीद हमलों के बावजूद मैं एक पल भी तुमसे दूर नहीं रहा। लेकिन जहां सारा माहौल ही हमारे खिलाफ हो, हम वहां ये जंग कैसे जीत सकते हैं? हिम्मत वैसी ही जैसी उन दहशत पसंदों ने एक जलील कार्रवाई के लिए दिखाई। अच्छा बताओ, शादी के लिए मुझे अपने मजहब को भूलना होगा? अब तक मुझे प्यार की इस बेपनाह ताकत का अंदाजा नहीं था। जहां एक संघ परिवार की छत्र छाया होते हुए भी अनायास मैं एक ऐसे पथ पर चल पड़ा था जहां सांप्रदायिकता से दूर एक साधारण सा मानव था। हाँ, साधारण सा मानव, मुट्ठी भर आकाश और अपने प्यार के लिए समर्पित एक लिबरल चेहरे वाला साधारण सा मानव। नहीं, मजहब प्यार में कोई रुकावट नहीं है जान। मजहब प्यार के दरमियान आए तो प्यार प्यार नहीं रह जाता। तसल्ली हुई, वरना मैं तो हर रूप में तुम्हारी थी, लेकिन चाहती यही थी कि हम अपने रंगों में एक दूसरे से प्यार करें। ऐसा प्यार जो ना देखा गया हो ना सुना गया हो। अच्छा सुनो, मैंने सब सोच लिया है। तुम जानते हो ना, प्रेम और जान में सब कुछ जायज है। हाँ, मुझे कल लड़के वाले देखने आए थे। तुम्हें बताया था ना, मेरा एक भाई आर्मी में है, उन्होंने ही ये रिश्ता लगाया था। दूसरा भाई तालिबान से जुड़ा है। वो मुझसे 1 साल छोटा है। अब वो बूढ़े हो गए हैं, नमाज पढ़ने और कुरान की तिलावत के अलावा कुछ नहीं करते। कल मैंने उन सब की उम्मीदों का गला घोट दिया। मैंने साफ मना कर दिया कि मैं ये शादी नहीं कर सकती। अब उन्हें दाल में कुछ काला नजर आ रहा है और मैं इसी लम्हे का फायदा उठाना चाहती हूँ। लेकिन कैसे? वो मैंने सोच लिया है।
हम फोन पर निकाह करेंगे। निकाह मस्तूना, मेरे जानने वालों में ऐसा एक निकाह हो चुका है। निकाह? लेकिन मैं हिंदू, क्या तुम्हारे घर वाले एक हिंदू के साथ निकाह को मान जाएंगे? निकाह के वक्त तुम और तुम्हारा खानदान मुसलमान होगा। मुसलमान खानदान? समझो मेरी बात राठौर, मैं आना चाहती हूँ, और इसके लिए इस बेरहम वक्त से बेहतर कुछ भी नहीं। मैं घर वालों को मना लूंगी। मैं उन्हें कह दूंगी कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी जल्दी करना चाहते थे, इसीलिए हमें एक कदम उठाना पड़ा। सुनो राठौर। नेट बंद था, आवाज गुम हो गई थी। मैं ऐसे गहरे सन्नाटे में था जिसके बारे में मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। लेकिन शायद शाइस्ता ठीक कहती है, जब इंसानों के कत्लेआम के लिए आतंकवादी अपना हौसला जुटा सकते हैं, तो हम प्रेम के लिए क्यों नहीं? इस वाकये के ठीक तीसरे दिन उसने खुशखबरी दी। खुश हो जाओ, मैंने मोर्चा जीत लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ग्रेट। पहले दोनों भाई और अम्मी अबू मोहब्बत की बात से भड़क गए। फिर जब ये सुना कि तुम मुसलमान हो और दिल्ली में रहते हो, तो उनका लहजा जरा सा नरम पड़ गया। वो उनका बचपन दिल्ली में ही गुजरा था ना। खैर, ये लंबी कहानी है कि मैंने मोर्चा कैसे फतेह किया, लेकिन मेरे घर वाले राजी हो गए हैं। मैंने उन्हें बता दिया है कि तुम्हारा नाम महमूद है और घर वाले तुम्हारी शादी जल्दी करना चाहते थे, और तुम्हारे अबू की तबीयत खराब रहती है, इसलिए वो पाकिस्तान नहीं आ सकते। और इससे पहले कि वो तुम्हारा निकाह कहीं और कर दे, हम फोन पर अपने निकाह को मंजूरी देंगे। और महमूद भी ये बात मान गया है। अब अबू तुम्हारे अबू से बात करना चाहते हैं, ताकि फोन पर निकाह की रस्म को पूरी की जा सके। मैं भीतर तक लरस गया था। जिंदगी के इस बेहद अहम मोड़ पर अचानक दुनिया के नजारे बदले थे। प्रेम की शिद्दत आपसे आपको छीन लेती है, फिर जैसे आंखों के आगे की परछाइयों में सिर्फ जलते हुए कुमकुमे रह जाते हैं, और एक झूठ से निकलने वाला दूसरा झूठ। जैसे झूठ इन दिनों भारत पाकिस्तान के बीच बोले जा रहे थे। पाकिस्तान के लिए भारत की इंफॉर्मेशन एक झूठ थी। भारत के दबाव से बचने के लिए पाकिस्तान लगातार झूठ का सहारा लेता रहा। बाबूजी के शब्दों में युद्ध ही अकेला विकल्प है, लेकिन यहां हमारे लिए शायद प्रेम ही अकेला विकल्प है। शाइस्ता झूठ के मोहरे चल चुकी थी, और अब यही झूठ का पासा मुझे फेंकना था। रात के 10 बज चुके थे। माँ बाबूजी को सुबह ये पता चुका था कि आप लोगों से आज एक जरूरी बात करनी है। शायद इस जरूरी बात का मतलब वो समझ चुके थे। बोलो। जी, मैंने शादी का फैसला किया है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। मैं अब रिटायर हो चुका हूं और हम दोनों तुम्हारे ही भरोसे हैं। अगर भरोसे नहीं भी होते तो भी प्रेम विवाह का विरोध नहीं करते। जी, ये सुनकर भी नहीं कि वो मुसलमान है। मुसलमान भी और पाकिस्तानी भी। लेकिन यदि ये नहीं हुआ तो मैं भी नहीं रहूंगा। बैठो। कहां मुलाकात हुई? नेट पर। फोटो देखी है? हाँ। फोन पर बात हुई है? हाँ, हुई है। तुम उसे हिंदू बनाओगे? नहीं। फिर? मेरा संबंध संघ से रहा है। उम्र के इस पायदान पर भी उनकी मीटिंग्स में आता जाता रहता हूं। लेकिन वो भी समझते हैं कि बच्चे अपना भविष्य स्वयं चुनते हैं। लेकिन पाकिस्तान, दोनों और युद्ध के साए मंडरा रहे हैं, तुम तो जानते ही हो। ऐसे में शादी का प्रस्ताव, चलो मान लिया, मैं मान जाता हूं। लेकिन वे लोग, मैं करीब से जानता हूं इन पाकिस्तानियों को। बचपन पाकिस्तान में ही गुजरा। जब दंगे फैले तो लुटे लुटाए हम यहां दिल्ली आ गए। मैं मुसलमानों के मोहल्ले में ही था। वे किसी हिंदू को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जानता हूं। फिर? बिना निकाह के शाइस्ता हिंदुस्तान नहीं आ सकती। एक बार वो हमारे यहां आ जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। तो क्या करना होगा हमें? हम सिद्दीकी खानदान के बनेंगे। मैं महमूद सिद्दीकी, आप आफताब सिद्दीकी, और माँ आरिफा सिद्दीकी। आरिफा, तुम आरिफा हो, समझी? बचपन में एक लड़की थी, पड़ोस में रहती थी। आरिफा मेरे साथ खेलती थी। सपने कितनी दूर निकल गए। सब कुछ इतनी जल्दी हो जाने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अभी कई परीक्षाएं शेष थी। निकाह, काजी, यानी एक झूठे निकाह को सच बताना। कौन मुसलमान इसके लिए तैयार होगा? दूसरे दिन सुबह बाबूजी ने अपने 2 मुस्लिम मित्रों को बुला लिया था। मैंने छुट्टी ले ली थी। जिस वक्त मैं कमरे में दाखिल हुआ, मजहब बच्चों का खेल नहीं। वो लड़की अगर पागल है और इस्लाम से बेदखल होना चाहती है, तो क्या तुम्हारा लड़का भी? मियाँ, जवानी के जोश 2 दिन में बुझ जाते हैं। तुम्हारी दोस्ती में आ गए, लेकिन झूठा निकाह, नौजुबिल्लाह, ये मुमकिन नहीं। वैसे भी फोन पर निकाह कबूल नहीं है। ये बस चंद मजबूरियों की सूरत में हो सकता है। कहा गया है
ला निकाह इल्ला वे वलियन, कोई भी निकाह बगैर वली के जायज नहीं। हाँ, अगर बरखुरदार मुसलमान हो जाए फिर कोई कबाहत नहीं। गुफ्तगू चल पड़ी थी, सारे तीन मेरे खिलाफ जा रहे थे। मुझे लगा यकायक शाइस्ता का वजूद मेरे भीतर से कहीं गुम होने लगा हो। सांस तेज तेज चलने लगी थी, फिर अचानक जाने क्या हुआ, मैं जोर जोर से बोल रहा था। झूठ क्या होता है मैं नहीं जानता, आप बड़े लोग हैं, हम तो बच्चे हैं। लेकिन इतना जानता हूं कि जो झूठ किसी को बचाने के लिए बोला जाए वो झूठ झूठ नहीं होता। यहां भी दो जिंदगियां दांव पर लगी हैं और दूसरी ओर आपका मजहब है। मुझे प्यार गंवारा है तो मुसलमान बन जाना भी गंवारा है, लेकिन शाइस्ता नहीं चाहती, जैसे मैं नहीं चाहता कि शाइस्ता हमारे यहां पर आकर अपने धर्म को छोड़कर मेरे भगवानों को माने। यदि दो धर्म के लोग एक दूसरे को चाहने वाले हैं तो अपने अपने धर्मों के साथ एक छत के नीचे क्यों नहीं रह सकते? इस दुनिया में जब कत्लो गारत के लिए हजारों तसल्लियां फतवे मिल जाते हैं तो दो प्यार करने वालों को एक झूठ का सहारा क्यों नहीं मिल सकता? वो वहां मर जाएगी और मैं यहां। क्या आप दोनों के मजहब के लिए गर्व की बात होगी जब वो झूठ जो दो जिंदगियां बचा ले? रात में मौलवी सुभान अकेले वापस आए। वो कई जगह बिलखसूस गांव की शादियों में निकाह के फराइज अंजाम दे चुके थे। चाय पीते हुए उन्होंने बाबूजी को अपने दिल की बात बता दी। राजदारी जरूरी है, अब तो जैसे होठों पर पाकिस्तान का नाम लाना भी देशद्रोह जैसा हो गया है। बेटे मियां की बातों में वजन था, आप तैयारियां करो। सुभान, मैं निकाह पढ़ा दूंगा, दो गवाहों की जरूरत पड़ेगी। एक मौलवी हिदायतुल्लाह हो जाएंगे और दूसरा मैं उनके छोटे भाई को तैयार कर लूंगा। जी बहुत शुक्रिया। चलो तुम खुश हो, इसी में हमारी खुशी है। जुम्मेरात शाम 7:30 बजे हिदायतुल्लाह, उनके छोटे भाई और मौलवी सुभान आ गए। कमरे का सन्नाटा एक भयानक खामोशी के साथ चीत्कार कर रहा था। फर्दी, बाबूजी, हिदायतुल्लाह का छोटा भाई और पर्दे से झांकती मां। मेरे लिए अभी यह सोचने का वक्त नहीं था कि मां पर क्या बीत रही होगी, लेकिन शायद एक झूठ को पहनते हुए भी हमें सच का ही अनुभव होता है। आपका निकाह महमूद सिद्दीकी बस मोहम्मद आफ्ताब सिद्दीकी के साथ 2 लाख रुपए सिक्के राइजुल वक्त 2 मुअज्जज गवाहों की मौजूदगी में आपको कबूल है? कबूल है, कबूल है? कबूल है, कबूल है? कबूल है। आपका निकाह शाइस्ता फहीम खां व मिर्जा फहीम खां के साथ 2 गवाहों की मौजूदगी में आपको कबूल है? कबूल है, कबूल है? कबूल है, कबूल है? कबूल है। आमीन। अब शाइस्ता मुकम्मल तौर पर मेरी जिंदगी में दाखिल हो चुकी थी। दूसरे दिन निकाह की फिल्म मैंने शाइस्ता को मेल कर दी। उसका फोन आया था, वो चहक रही थी। मिसेस राठौड़ बोल रही हूँ। उफ, पक्के पाकिस्तानी लग रहे थे तुम। अरे अब तो मैं तुम्हारी मनकोहा हूँ, कुछ भी कर सकते हो तुम। लेकिन मिस्टर, अभी इतना बेसब्र बनने की जरूरत नहीं है। हालात खराब है, बड़े भाई हुकूमत से वीजा लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं, अम्मी जान और फरहान आएंगे। अब्बू के घुटनों में दर्द है इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। सुनो, घबराना मत, इमरजेंसी वीजा मिल जाएगा। और इसके ठीक 7 दिनों बाद उसने खुशखबरी दी। वीजा मिल गया है, अभी 7 दिनों का मिला है, लेकिन हम 4 दिनों में लौट जाएंगे। तुम्हारे पास सिर्फ 4 दिन है और ये 4 दिन तुम्हें संभालने हैं। यहां तक हम कामयाब थे, लेकिन इसके आगे के रास्ते और अधिक जटिल और उलझे थे। हमारी ओर से सारी तैयारी मुकम्मल थी, लेकिन सावधानी बरतने के बावजूद भी खतरे का पहला सायरन उस वक्त बजा जब गाड़ी घर के दरवाजे पर दाखिल हुई। दरवाजे पर अंग्रेजी में गजानन राठौड़ की नेम प्लेट लगी थी, जिसके बारे में हमने इससे पहले गौर नहीं किया था, मगर हादसा हो चुका था। गजानन राठौड़? जी, ये उन्हीं का मकान है। हम तो किराए से रहते हैं। अपना मकान नहीं है? जी हो जाएगा जल्दी ही। आप लोग चाय नाश्ता करेंगे या फिर पहले फ्रेश होना पसंद करेंगे? दोनों भाई बहुत प्यार करते हैं इससे, वरना ये तो मुमकिन ही नहीं था। यहाँ तो मुसलमानों पर बहुत जुल्म होता है, आप लोग कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं इतना जुल्म? जी जुल्म तो नहीं होता। नहीं होता? नहीं। बाबरी मस्जिद तोड़ दी, गोधरा में इतने जुल्म है, जुल्म और क्या होता है? अजी, आपस में लड़ाई तो सारी दुनिया में चलती रहती है और बाबरी मस्जिद टूटी तो अखबार से मीडिया तक सबने खूब खबर ली। मुसलमान हिंदुस्तान में अपनी पूरी आजादी के साथ रहता है। आप लोग एक खास तरह की सेंसरशिप में जीते हैं, इसलिए अपने मुल्क के खिलाफ बोलने की आजादी नहीं। ऐसा नहीं है। यहाँ पास में मंदिर है। आप लोग मंदिर के सामने रहते हैं। हिंदुस्तान मंदिर मस्जिद का नहीं, कदम कदम पर मंदिर मस्जिद। मगरिब की नमाज का वक्त हो गया है, पास में कोई मस्जिद है? मस्जिद तो नहीं है। कोई बात नहीं, हम घर में ही नमाज पढ़ लेंगे।
काबा किस तरफ है? काबा? आप लोग नमाज नहीं पढ़ते क्या? वहां सुना था भारत के लोग गैर मजहबी होते जा रहे हैं। कुरान और नमाज से तो कोई वास्ता ही नहीं। हम वजू करेंगे, फिर मगरिब की नमाज, फिर तिलावत करेंगे। गुसल खाना किस तरफ है? जी इस तरफ। जा नमाज निकाल दीजिए। तिलावत के बाद ही हम चाय नाश्ता करेंगे और फिर बातें। फरहान, शाइस्ता और अम्मी जान को उनका कमरा दिखा दिया गया था। बाहर हमें एक दूसरे से नजर मिलाते हुए भी घबराहट सी हो रही थी। मौलवी सुभान के घर से जा नमाज और कुरान शरीफ उनका छोटा बेटा ले आया था और ये बात अम्मी जान पर जाहिर हो चुकी थी। उन्होंने रात के खाने के बाद मुख्तसर में अपना फैसला सुनाया। फोन पे निकाह को हम केवल एक रस्म मानते हैं। यहाँ आकर आपका घर घराना और माहौल देखना था। महमूद मियाँ को पाकिस्तान आना होगा, तभी हम शाइस्ता की रुखसती कर सकेंगे। रात जैसे तैसे गल गई, लेकिन सुबह का दिन जैसे धमाके का दिन था। मां ने सुबह सवेरे नजरें बचाकर पूजा स्थल वाला दरवाजा खोल दिया था। वो अपनी पूजा में व्यस्त थी, तभी चौंक गई। दरवाजे पर लाल लाल आंखें लिए फरहान और शाइस्ता की अम्मी जान खड़े थे। तो हमें बेवकूफ बनाया गया। आप लोग मुसलमान नहीं, हिंदू हैं। फिर एक के बाद एक धमाके होते चले गए। कुछ समय बाद सब लोग ड्राइंग रूम में ऐसे बैठे थे जैसे किसी की मैयत में आए हों। एक तरफ दोनों परिवार थे और दूसरी तरफ सिर झुकाए मौलवी सुभान। धोखा, इतना बड़ा धोखा। मुझे तो कल ही शक हो गया था। झूठा निकाह। हम लोग इस्लाम की बेहुरमती का वादा नहीं करेंगे। हम लोग पुलिस में जाएंगे, FIR दर्ज करवाएंगे। धोखेबाजों का मुल्क है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी मुसलमान हूँ, सच और झूठ के मायने जानता हूँ और मैं अपने दिल पर हाथ रखकर ये कह सकता हूँ कि इन बच्चों ने जो कुछ भी किया वो गुनाह नहीं। वो इसलिए क्योंकि आप भी इस साजिश में शामिल थे, वो भी एक मुसलमान होकर। इतना बड़ा फरेब शायद ये बात सोच पाने भी एक मिसाल के फट्टे जैसा है। तो पुलिस के पास जाएंगे आप फरियाद लेकर, और पुलिस आसानी से इस प्रेम कहानी को सच मान लेगी। ऐसे माहौल में जहां तलवारें तनी हुई है, मियां जंग का माहौल है, मुंबई पर फिलहाल हमला हो चुका है और भारतीय हुकूमत के पास इसका एक सबूत भी है। ऐसे वक्त में पुलिस के पास जाने का मतलब समझते हैं आप? इमरजेंसी वीजा, मुश्किल समय में आपकी आमद, इन सभी को आतंकवादी कार्रवाइयों की नजर से देखा जाएगा। जाइए जाइए पुलिस के पास। हम सब फंसेंगे। पुलिस में जाने पे कोई नहीं बचेगा। मैं भी एक धार्मिक आदमी हूं, कट्टर व्यक्ति, लेकिन क्या कट्टरता बच्चों की खुशी से ज्यादा मायने रखती है? इन बच्चों के लिए सोच लिया था कि राजनीति की उम्र नहीं रही है, संघ की सभाओं में जाना बंद। सच अगर लाखों लोगों की जान लेने से भी बदतर है, तो क्या हम सब मिलकर एक सच के लिए आगे नहीं आ सकते? सब धोखा। हम एक अजनबी देश में चंद काफिरों के दरमियान अपनी गलती से फंस गए हैं। सही कहते हैं आप। पुलिस के पास गए तो वो एक नया कसाब ढूंढ लेगी। हमारी पुलिस ऐसी नहीं है। शाइस्ता ने इस समय पाकिस्तान जैसे देश से सारी बंदिशों के बावजूद यदि यहां तक आने की हिम्मत जुटाई है तो सिर्फ मेरे लिए। लेकिन शायद इतिहास के बेरहम पन्नों में प्यार को हमेशा से शिकस्त ही मिलती आई है। मुझे माफ कर दीजिए। शाइस्ता को भी। हमने सोचा था कि सब ठीक हो जाएगा। देश के बंटवारे ने सब ठीक कर दिया था ना। दो देश, दो अलग देश, अपनी अपनी जगह चैन से जीवन व्यतीत करने वाले दो देश। लेकिन कहां सब ठीक था? 62 वर्षों में सब ठीक कहां हुआ? लड़ते ही रहे हम, नफरत बोते रहे, नफरत की फसलें काटते रहे। ये नफरत भुला क्यों नहीं सकते हम? बताइए क्या रास्ता है? क्या राजेंद्र राठौड़ से सचमुच महमूद सिद्दीकी बन जाऊं तो क्या पाकिस्तान बुलाकर शाइस्ता मुझे सौंप देंगे? नहीं। तो फिर रास्ता बताइए, हल निकालिए। हमने सोचा था कि सब ठीक हो जाएगा। आपके यहां आने पर हम आपके पैरों में गिरकर माफी मांगेंगे और आप बदलते वक्त की गहराई के साथ हमें माफ कर देंगे। बस अब यहां रुकना मुनासिब नहीं। और हाँ, मोहब्बत जैसी गैर इखलाकी चीज का वास्ता देकर हमें यहां रोकने की कोशिश मत कीजिए। हम इन सब चीजों को गैर इस्लामी मानते हैं। हम जा रहे हैं। केवल कमरा बदला था, हम हालात नहीं बदल सके। लेकिन वर्षों की तहजीब से जुड़ने के बाद कमरा एक नई तहजीब तोड़ सकता है। फिर हालात क्यों नहीं बदले जा सकते? और ये वही नाजुक समय था जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान से तालिबान के फतवे आ गए थे। लड़कियों को पढ़ाना मना है, बाहर सड़क पर निकलना, गैर मर्द को देखना,
औरत की बगावत की सजा सिर्फ मौत थी। औरत एक बार फिर 15वीं शताब्दी में पहुंच गई थी। शाइस्ता की बगावत को भी इस्लामी शरीयत से छोड़कर देखा जाएगा। सिर्फ मौत का जानलेवा एहसास रह गया था। शायद हम हार चुके थे। 1 मिनट, ये निकाह आपके लिए झूठा से, मेरे लिए नहीं है। इसीलिए मैं खुद को महमूद की मनकुहा समझते हुए उससे 2 मिनट अकेले में बातें करना चाहती हूँ। घबराओ मत, तुम्हारी पत्नी हुआ, कोई गुनाह नहीं किया मैंने। वक्त गवाह है कि दुश्मनी और दहशत के ऐसे माहौल में हमने एक दूसरे को चुना। जो कुछ कर सकते थे हमने किया। लेकिन वो तुम्हें मार डालेंगे शाइस्ता। बेशर्मी और बेहयाई के मुजाहरे की सजा वहां सिर्फ मौत है। तुमसे अलग होकर जिंदा भी कहां हूं, मगर इस गलत फहमी में मत रहना कि वो शाइस्ता फहीम खां को पाकिस्तान लिए जा रहे हैं। मैं अपना जिस्म, अपनी रूह यहीं छोड़े जा रही हूं, तुम्हारे पास। वो झटके से मुड़ी और बाहर निकल गई। मैं बुत पना अपने होठों पर उसके होठों के जायके को हमेशा के लिए सुरक्षित करता रहा। मैं अपना जिस्म, अपनी रूह यही छोड़े जा रही हूं तो तुम्हारे पास। पुनश्च कहानी समाप्त हो चुकी थी, लेकिन कहानी का एक बेजान सा हिस्सा अभी शेष था। ये वही समय था जब भारत पाकिस्तान पर आतंकियों को सौंपने का दबाव बढ़ा रहा था। बदले में पाकिस्तान अपनी कूटनीतियों में उलझा हुआ था। मैंने एक छोटा सा पत्र गृह मंत्रालय को भेजा। आदरणीय, मैं राजेंद्र राठौर, पुत्र गजानन राठौर, देश का एक नागरिक, आपको ये पत्र लिख रहा हूं। अक्सर अखबारों में पढ़ता हूं, न्यूज में सुनता हूं कि आप लोग पाकिस्तान से आतंकवादियों को सौंपने की मांग करते रहते हैं। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा, और बदले में पाकिस्तान भी कुछ इसी तरह की मांगे आपके समक्ष रखता है। ये पत्र बेहद दुख भरे शब्दों के साथ लिख रहा हूं कि मेरी मोहब्बत शाइस्ता फहीम खां मीर कासिम मोहल्ला लाहौर पाकिस्तान में रह गई है। आप आतंकवादी मानते हैं, वो नहीं भेजते। क्या एक बार मेरी बात पर विचार करते हुए आप उनसे एक मोहब्बत की अपील नहीं कर सकते? केवल एक बार। शायद उसके जवाब में एक ऐसी मोहब्बत वो भी आपसे मांग बैठे। तो संभव है कि मोहब्बतों का ये सिलसिला कहीं दूर तक चल निकले। आमीन। थैंक यू सो मच। राजस्थान फोरम का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सीमेंट का, A1 टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री संदीप भूतोड़िया जी, अध्यक्ष श्री विश्वमोहन भट्ट जी, और सर्वेश भट्ट जी, सेक्रेटरी श्री अपरा गुच्छल जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये मौका देने के लिए। और मैं दिल से थैंक्स करना चाहता हूँ हमारे गुरु श्री सरताज सर का, जिन्होंने हमें स्पीच ट्रेनिंग कराई, हमें बहुत कुछ सिखाया है, और जिनकी वजह से आज हम यहाँ परफॉर्म कर पा रहे हैं आप सबके सामने। एक बार बस आखिरी में आप सबका परिचय इन कैरेक्टर से करा दूं वापस से। सूत्रधार निपुण माथुर, सूत्रधार और राठौड़ राहुल गर्ग, सूत्रधार नवीन शर्मा, हिदायतुल्लाह नदीम सैफी, सुभान विवेक राठौड़, शाहिस्ता फहीम खान सुनैना बड़ाया, अम्मीजान गरिमा सिंह राजावत, फरहान समर्थ बंसल, और मैं बाबूजी अभिषेक मुदगल। बहुत बहुत धन्यवाद।